40 साल पहले नवंबर 1984 में दिल्ली में इसी देश की राजधानी में 4000 सिखों को बड़ी बेरहमी से बुरी तरह से मारा था। 3 दिन ये कत्लेआम, ये जीनोसाइड चलता रहा। और इस वीडियो सीरीज़ के थ्रू हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि ये जीनोसाइड कैसे ऑर्गेनाइज हुआ, किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया गया और किस तरह वो जो लोग सिखों को मारने वाले थे उनको हाई पोजीशन दी गई, ना कि उनको सजा दी गई। सिख कत्लेआम का सच कि राष्ट्रपति को कैसे डरा के राजीव गांधी को प्रधानमंत्री की शपथ दिलवाई गई। ये एक सिख राष्ट्रपति को उन्होंने कैसे ये ढाया और कैसे ये मनाया कि राजीव गांधी को शपथ दी जाए, और उसके बाद उसके साथ क्या हाल किया, ये आज आपको बताने जा रहे हैं। सरकारी आंकड़े के मुताबिक 3000 सिखों को इन्होंने आगे 48 घंटे में 1 नवंबर से शुरू होकर 3 नवंबर सुबह तक यहाँ दिल्ली की सड़कों पे बेरहमी से कत्ल किया। और जो सबसे पहले अटैक किसी सिख के ऊपर दिल्ली में हुआ है वो देश के राष्ट्रपति के ऊपर हुआ। राष्ट्रपति की गाड़ी के शीशे तक तोड़ दिए गए। पुलिस की मौजूदगी में गाड़ियों को उन्होंने जलाना शुरू किया। पुलिस खड़ी है और ये गाड़ियाँ जल रही हैं। और ये उसी दिन फिर सिखों की बसों को आग लगाना शुरू कर दिया। पुलिस मौजूद है, पुलिस की मौजूदगी में ये सब कुछ हो रहा है। ये एक और IAS ऑफिसर जो बाद में चीफ सेक्रेटरी बने, अशोक जेटली, ये उन्होंने अपना एफिडेविट दिया। वो कहते मैं उस वक्त वहाँ पे घूम रहा था, कहते मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ इस मॉब को 10 डंडा वील्डिंग पुलिस वाले इसको भगा सकते थे, बल्कि वहाँ पे तो ये पूरे लोडेड गन वाले पुलिस वाले मौजूद थे। वो तो कहते ये तो मॉब ऐसा था, इसको तो 10 पुलिस वाले डंडे वाले ही भगा सकते थे। कई लोग राष्ट्रपति के पास गए और राष्ट्रपति को बोला कि आप आर्मी कॉल करो। कहते वहाँ पे 1 घंटा ये बैठे वेट करते रहे। राष्ट्रपति होम मिनिस्टर से बात करने की कोशिश कर रहा था, होम मिनिस्टर लाइन पे नहीं आया। खुशवंत सिंह ने खुद अपने एफिडेविट में लिखा कि 1 तारीख को सुबह मैंने राष्ट्रपति को फ़ोन किया कि मेरे घर पे हमला होने के आसार हैं, मेरे साथ वाला गुरुद्वारा जला दिया, मुझे हेल्प करो। राष्ट्रपति ने उसको कहा किसी हिंदू के घर पे जाके पनाह कर ले लो, अगर मैं राष्ट्रपति हाउस के बाहर आऊँ तो मैं भी सेफ नहीं हूँ जहाँ तो ये हालत है। रातों रात सिखों के घरों की लिस्ट भेज दी गई। अब लिस्ट अगर कहते वोटर लिस्ट में तो राजपूत भी सिंह होते हैं। ये कहते इंदिरा गांधी के लाइफ टाइम पे ही ये सब प्लानिंग हुई थी कि अगर सिखों ने कुछ किया तो उनको सब कैसे सिखाना है। और 1 नवंबर सुबह सारी की सारी प्लानिंग ये थी, सबसे पहले गुरुद्वारे में अटैक करो, सब जगह पे पहले गुरुद्वारा जलाओ, नहीं तो सिख इकट्ठे हो जाएंगे और इकट्ठे होके ये गुरुद्वारे में मुकाबला करना शुरू कर देंगे और ये मॉब में से किसी की जरूरत नहीं पड़नी थी, ये उनके पास में रहता। जोगिंदर कौर पालम कॉलोनी में रहते थे। वहाँ का उस वक्त का जो MP था सज्जन कुमार, वो आया और उसने कहा जिन हिंदुओं ने सिखों को पनाह दिया उन हिंदुओं के भी घरों को जला दो। ये जोगिंदर कौर अपने छोटे 2 बेटों के साथ ये भाग रही थी। किसी ने इनको वहाँ झाड़ियों में छुपे हुए देख लिया और इनको निकाल लिया। कहते ये जो बच्चों को मार दो। जोगिंदर कौर ने कहा हम तो हिंदू हैं। कहते मंदिर में लेके चलो। पुजारी को कहा पुजारी जी ये आप बताइए ये हिंदू आके सिख हैं। पुजारी ने उनको अंदर भेज दिया। अंदर करके मंदिर को बाहर से ताला लगा दिया। तो वहाँ पे किसी ने कहा आग लगा दो मंदिर को। एक आदमी मॉब में से जिसने कंबल उड़ा हुआ था वो आगे आया और उसे जोगिंदर कौर को कहा बहन मेरी बात सुनो। कहा मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। उस पुलिस वाले ने कहा कि नहीं मैं आपको इन बच्चों को नहीं मारने दूँगा। मॉब ने उनको कहा कि आपको मालूम है 500-500 रुपये हमें एक सिख को मारने के मिल रहे हैं। वो पुलिस इंस्पेक्टर ने जोगिंदर कौर को कहा कि मैंने तुम्हें बहन बोला है, तुम्हारे बच्चों को बचाऊंगा मैं, मगर हमारी ड्यूटी सिखों को मरवाने के लिए लगी हुई है। पुलिस रिकॉर्ड
रोजनामचा पुलिस का ये दिखा रहा था कि पहली, दूसरी, तीसरी तारीख को तीनों दिन कोई वाकया रिपोर्टिंग नहीं है, सब शांति है। 2 तारीख को सब शांति है, 3 तारीख को सब शांति है। जबकि इन तीनों दिनों में वहाँ पे दिल्ली कैंट थाने में सरकारी आंकड़े के मुताबिक 341 सिखों को मारा गया। सारी दिल्ली में कहीं पे किसी सिख ने अपने घर पे अंदर से ही मॉब को रजिस्टर किया, घर से आने से रोका। वहाँ पे बड़ी तादाद में, बड़ी गिनती में पुलिस फोर्स पहुँच गई। पुलिस इनएक्टिव थी सिखों को बचाने में, मगर पुलिस बहुत एक्टिव थी सिखों को डिसआर्म करने। ग्रुप कैप्टन तलवार को उनकी बहादुरी के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। मगर ये 1984 में क्या हुआ, तब वो ग्रुप कैप्टन तलवार पटेल नगर में उनका घर था। 1 नवंबर 1984 को मॉब ने आके उनके वहाँ पे हमला किया और उनके शोरूम को लूटा। तो ग्रुप कैप्टन तलवार ने अपने घर से अंदर से फायरिंग शुरू की ताकि उसके घर के अंदर कोई ना आ सके। नीचे से ऊपर तक सारी पुलिस फोर्स हिल गई कि किसी सिख की जरूरत कैसे हुई, और ये ग्रुप कैप्टन तलवार को हवालात में बंद कर दिया, उसके ऊपर मर्डर का केस चला दिया और नेक्स्ट डे ग्रुप कैप्टन तलवार को जेल भेज दिया। और जेल में उसका बुरा हाल, कैदियों से उसको बेइज्जत करवाया, राइट टू डिफेंस भी सिखों से छीन लिया था। हमारे खानदान में मेरे घर के 10 जने गए, वो हाथ जोड़ रहे हैं, मत मारो मत मारो। उनकी माँ रो रही है, चिल्ला रही है, बेटा मेरा एक ही बेटा बचा है, मत मार। उसको भी मारा धक्का, पर जाके गिरी उसकी माँ, उसको जिंदे को जला दिया उसके सामने ही। ऐसे उनकी चर्बी पिघली पड़ी, हम उनके पैर लाशों के ऊपर पैर रख रख के आए। एक लेडीज थी बेबी कौर नाम, उसकी ऐसी हालत करी उन्होंने, तो भगवान पूरा हमारे सामने अलफ नंगा करके ले गए। जब ये टॉर्च मार मार के देख रहे थे जनानी भी, हम तो मट्टियां लगा रहे थे मुंह पे कि ये हमारा बचा हो जाए। जो एक तरफ पति मर रहा है, दूसरी तरफ पति की जनानी के ऐसे काम कर रहे हैं। वो पति क्या लेके गया हमारा, हमें तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ये हमारे साथ ऐसा करेंगे। फिर आदमी को ना यहाँ से पकड़ा, उन्होंने पगड़ी उतार दी, यहाँ से पकड़ के ना वहां से ऐसे खींचा तो नीचे गिर गया, वहां से ऊपर से गिरा दिया नीचे। तो मैं चीखे मारने लगी, रोने लगी मैं। फिर उसको ना घसीटते घसीटते बालों में से बाहर ले गए, उसके ऊपर टायर डाल दिया जला हुआ। मेरी सास के 2 बेटे थे, दोनों मर गए। रात होने लग गई तो आदमी आ गए, गंदे गंदे आदमी आ गए, इतने लड़के आ गए, चिल्ला गांव था पीछे साथ में। लड़कियों को उठा उठा के लेके जा रहे घर में गलत काम करके, और ऐसे अंदर से निकाल रहे जैसे बच्चा पैदा होता है ना वहाँ के पेट में। ऐसे ना हमारे को 84 भूलेगी और ना हमारी जिंदगी बनेगी। हमारा सब कुछ खत्म हो गया। एक बारी बंदा उजड़ जाता है तो सेट नहीं हो पाता। हम गुरुद्वारा रकाबगंज साहब के बाहर खड़े हैं। ये गुरुद्वारा रकाबगंज साहब का मेन गेट है। ये गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहब का गुरुद्वारा है। इसी गुरुद्वारा साहब के ऊपर मॉब ने अटैक किया 1 नवंबर 1984, और मॉब ने अटैक करके गुरुद्वारा साहब को आग लगाई। ये बिल्कुल पार्लियामेंट की दीवार है, मोस्ट वीआईपी एरिया है और पूरा सिक्योर एरिया है। जो सामने सिक्योरिटी आपको पार्लियामेंट की सिक्योरिटी दिख रही है, 1984 में भी पार्लियामेंट यही थी। यहाँ पे मॉब को लीड कर रहा था कांग्रेस लीडर कमलनाथ। मॉब को रोकने की बजाय वो पुलिस को रोक रहा था और कह रहा था अंदर जो सिख मौजूद हैं, जो गुरुद्वारे को डिफेंड कर रहे हैं, उन सिखों के ऊपर गोली चलाई जाए और उसकी प्रेजेंस में। और यहाँ पे 2 सिखों को यहाँ पे जिंदा जलाया। कितने लोग थे आप? जो गुरुद्वारे में हम बचाने के लिए थे 15-20 आदमी थे। कमलनाथ लीड कर रहा था और कांग्रेस के बहुत सारे और लीडर भी बाद में सारा दिन यहीं रहे मौजूद। आप वहाँ दिखा सकते हो यहाँ पे निशान, गोलियों के जो निशान? गोलियों के निशान मैं आपको दिखा सकता हूँ। हाँ, ये गोली का निशान है। अब तो यहाँ जो शहीद हुए उनके याद में एक दीवार भी बनाई गई है। तो ये देखिए, ये अब आ गई सबकी लिस्टें, जिनको जिनको मारा, साथ में उनके एड्रेस। इनको देखते देखते आदमी थक जाता है, मगर वो मारते मारते नहीं थके।
One watershed moment was the judgment rendered by the Delhi High Court on 17th December 2018, convicting Sajjan Kumar and certain other people, but the judgment is landmark for the conviction of Sajjan Kumar. The Honorable Judge, Justice Muralidhar, who has penned this judgment, has started with a poem of Amrita Pritam, who had to flee Lahore, which was her home at that time, with her 2 little children. And it quotes her poem, and it says, "The seeds of hatred have grown high, bloodshed is everywhere. Poisoned breeze in forest turned bamboo flutes into snakes. Their venom has turned the bright and rosy Punjab all blue. The killings would continue in the streets of Delhi." I wanted to begin by asking sir about the Sajjan Kumar case, Right. in which as part of a division bench in the Delhi High Court, you Right. had delivered a judgment reversing the acquittal that Correct. the trial court had granted to Sajjan Kumar. True. If you could comment on the various legal aspects of the case, sir, that you had delved into while adjudicating it. Right. From soon after the assassination on 31st October was that the capital city of New Delhi was literally under siege. And the workers of the Congress party had literally started roaming the streets armed with dangerous weapons, targeting the Sikhs, and the entire law enforcement machinery, as it were, stood by watching. What it brought to the fore was the inadequacy, and probably that's a mild word to use, the inability of our legal system to handle this scale of violence and the aftermath of the violence. When Rajiv Gandhi got assassinated, there was immediately a heightened security in all areas where South Indians were living in Delhi. So even the administration understands this concept of transferred malice. The 3 witnesses I'm talking of in the Sajjan Kumar case were fortunately living outside Delhi for some periods of time when their statements could be recorded. And their statements were first recorded by the commissions of inquiry, and they survived to tell the tale. You need to archive records of investigation, and police should not be allowed to control that as well. You see, that one logbook in Hashimpura, because of the NHRC's intervention, they could not dispute that there did exist such a logbook which showed when did the police armed constabulary battalion leave the place, when did it come back. Those log entries then really helped uncover the truth. And that is how, again, the acquittal there was reversed by the High Court. I mean, I happen to be part of the judgment there as well. But this record, preserving of this record became very, very critical. If that had got destroyed, a valuable piece of evidence would have got destroyed. So even as we speak, we must make sure that, investigation that's happening during a period when certain people are in power and are able to control all of that, they should not be allowed to destroy evidence. You have the instances in Punjab of mass cremations. Things happen with complete impunity. Young Sikhs being picked up, shot at point blank range, thrown into half-burned bodies, thrown into the canal, those kinds of things. So we must have a concerted movement of people, concerned citizens, who ask for preservation of records, ask for archiving of all of this. Because truth must ultimately be told, because otherwise the victims don't find closure. There are no answers, easy answers to all these injustices that are happening around us.